यह संघ की सबसे बड़ी और लोकप्रिय शाखा है। सबसे बड़ी और लोकप्रिय अंग है। यहां संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी यहां संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी छोटे बड़े देशों के बीच विवाद होता है। संघ के सभी छोटे बड़े देशों के बीच विवाद होता है तथा बहस होती है। यानी एक ऐसा मंच है जिसमें सभी देशों को अपनी बात कहने का, अपनी शिकायत करने का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। यहां इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होती है। कुछ एक देशों की जो शिकायत होती है उस शिकायतों पर भी चर्चा होती है, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा अंग है और सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। इसकी अध्यक्षता का मौका सभी देशों को बारी बारी से मिलता है, क्योंकि इसमें इस संस्था के सभी देश सदस्य, विश्व के सभी देश इसमें सदस्य होते हैं। इसलिए इन सभी देशों को अल्फाबेटिकल मौका मिलता है इसकी अध्यक्षता करने का। अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र अथवा पश्चिमी यूरोप एवं अन्य राज्यों से क्रमवार यानी अल्फाबेटिकल अध्यक्षता करने का मौका दिया जाता है। यानी सभी विश्व के सभी देशों को इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। संयुक्त राष्ट्र की जितनी भी गतिविधियां हैं, संयुक्त राष्ट्र की सभी महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां यानी जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई महासभा में ही होती है। सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी यहीं पर शुरू की होती है। यहां पे किसी भी मुद्दे पर निर्णय यानी सभा में किसी भी मुद्दे पर निर्णय किसी भी मुद्दे पर निर्णय
मतदान द्वारा लिया जाता है, यानी वोटिंग होती है मतदान द्वारा। और प्रस्ताव को स्वीकार यानी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी 2/3 मेजोरिटी चाहिए किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं होती है तो कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस महासभा में यानी सुरक्षा परिषद के में जो 10 सुरक्षा परिषद में यानी महासभा के कार्य यानी फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली, फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली सुरक्षा परिषद में यानी सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सिक्योरिटी काउंसिल में जो 10 टेम्पोररी मेंबर होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में सुरक्षा परिषद में जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी टेम्पोररी मेंबर अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका चयन महासभा द्वारा ही किया जाता है। यानी कौन कौन देश महासभा द्वारा ही किया जाता है। यानी कौन कौन से देश सुरक्षा परिषद में यानी अस्थायी सदस्य के रूप में रखे जाएंगे, इसका निर्णय महासभा के द्वारा ही लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद यानी सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल में जो 54 सदस्य होते हैं यानी 54 मेंबर्स सदस्य होते हैं, उनका भी निर्वाचन यानी उनका भी चयन महासभा द्वारा ही होता है। द्वारा ही यानी जो सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी, अस्थायी तो 5 सदस्य होते हैं, लेकिन अस्थायी सदस्यों का निर्णय महासभा द्वारा ही लिया जाता है। इसके अतिरिक्त
आर्थिक सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के 54 सदस्य तथा न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्धारण भी महासभा द्वारा ही होता है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृति मिलने के बाद अगर कोई देश यूएनओ का सदस्य बनना चाहता है और उसे सदस्य बनने की अनुमति सुरक्षा परिषद द्वारा प्रदान कर दी जाती है, तो नए सदस्यों की सदस्यता ग्रहण करने हेतु अनुमति भी यानी परमिशन भी, नए न्यू मेंबर्स के लिए परमिशन भी जनरल असेंबली द्वारा ही लिया जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सदस्यों की अनुमति भी नए सदस्यों की अनुमति भी महासभा द्वारा ही दी जाती है। इसके अलावा यह महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को भी अप्रूवल देती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वर्ष का कुल कितना खर्च होगा, संयुक्त राष्ट्र के बजट को भी अनुमोदित करती है, यानी अप्रूवल देती है। बजट को भी अनुमोदित करती है यानी अप्रूवल। इसके अप्रूवल के बाद ही ये बजट एक्सेप्ट होता है। तो इस प्रकार अगर किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर निकालना, एक इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। अगर किसी देश को संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर निकालना हो, संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर निकालना हो, तो सुरक्षा परिषद के परामर्श से यह काम भी महासभा द्वारा ही किया जाता है। अगर किसी सदस्य को इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालना हो तो सिक्योरिटी काउंसिल के कॉन्सेंट से, सिक्योरिटी काउंसिल के सहमति से उसे बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी महासभा को। इस प्रकार ये सबसे बड़ा अंग होते हुए, सबसे लोकप्रिय अंग होते हुए भी कई तरह के कार्यों को डिस्पोजल ये करता है। यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है महासभा। अब इसका दूसरा ऑर्गन यानी नेक्स्ट ऑर्गन है सुरक्षा परिषद। सिक्योरिटी काउंसिल। अगर जनरल असेंबली सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा
ऑर्गन है यूएनओ का, तो सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल मोस्ट पावरफुल ऑर्गन यानी सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली अंग है। यानी मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ यूएनओ सुरक्षा परिषद। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर, अगर इसकी संरचना अगर हम देखें तो एक अस्थाई सदस्य यानी परमानेंट मेंबर और दूसरे हैं अस्थाई सदस्य यानी टेम्पररी मेंबर। यह है इसकी सुरक्षा परिषद की संरचना। यानी ये परमानेंट मेंबर और ये टेम्पररी मेंबर। यानी अस्थाई सदस्य की संख्या 5 देश और 10 देश अस्थाई। दस देश अस्थाई सदस्य हैं जबकि 5 इसके अस्थाई सदस्य। यानी कुल सदस्य 15। भारत भी अभी टेम्पररी मेंबर में है। 5 जो अस्थाई सदस्य हैं उनमें फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, रूस, और अमेरिका। ये 5 सदस्यों को, 5 देशों को अस्थाई सदस्य बनाया गया है यानी परमानेंट मेंबर ये हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। मात्र 15 सदस्यों की ये संस्था है, मात्र 15 सदस्यों की ये संस्था है और इतनी शक्तिशाली संस्था है कि 193 सदस्यों को या 193 देशों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं ये 5 देश। ये 5 देश मिलकर पूरे विश्व का भविष्य तय करते हैं, पूरे विश्व का भविष्य तय करते हैं और विशेषकर राजनीतिक। निश्चित तौर पर ये शक्तिशाली देश है और देखिए इसमें कितना इम्बैलेंस है, कितना ये असंतुलित ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर इसका कितना इम्बैलेंस्ड है। 3 देश एक महादेश से आते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। ये 3 देश यूरोप से हैं। सिर्फ एक देश एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, चीन। वैसे भी चीन के दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में है ये कि पूरे विश्व की शांति को ये भंग कर सकता है और कर भी रहा है। मैं ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर सकता है ये, विशेषकर सिक्योरिटी काउंसिल में रहते हुए इसकी शक्ति इतनी क्यों बढ़ जाती है। रूस, ये 3, अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका का, यानी नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका जो एक महादेश है जिसका प्रतिनिधित्व करता है। तो सोचिए कि भारत, ये पूरी दुनिया में 7 महादेश हैं
उसमें से सिर्फ यूरोप, एशिया और अमेरिका को ही ये प्रतिनिधित्व दिया गया है। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसा महादेश को किस संगठन में कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इतना इम्बैलेंस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है। जो टेम्पररी मेंबर होते हैं, ये 10 मेंबर होते हैं, 2 साल के लिए आते हैं। इनकी कोई औकात नहीं है इन 5 देशों को नियंत्रित कर सके। तो यह है सुरक्षा परिषद का इम्बैलेंस स्ट्रक्चर, यानी असंतुलित। इसमें इस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक व्यवस्था है ये कि अगर कोई भी प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अगर कोई भी प्रस्ताव आता है तो इसे पारित होने के लिए 5 अस्थाई सदस्यों की सहमति जरूरी है। आमतौर पर अगर कोई मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक से अधिक सदस्य होते हैं, अगर उनके बीच किसी मुद्दे पर विवाद होता हो तो वहां पर बहुमत से निर्णय लिया जाता है, यानी जिसके पक्ष में मेजोरिटी होती है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट होता है। लेकिन इस संगठन में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी प्रस्ताव पर चार सदस्य एक तरफ चार सदस्य एक तरफ और एक सदस्य एक तरफ अगर किसी प्रस्ताव के विरोध में 4 सदस्यों ने उसके पक्ष में मतदान किया हो, अगर एक सदस्य उसके विपक्ष में मतदान किया हो तो यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यानी अगर किसी प्रस्ताव पर एक अस्थाई सदस्य और 14 यानी कुल जो 15 होते हैं और 14 एक पक्ष में हो और एक इसके विपक्ष में चला जाए तो भी यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। यानी एक देश 14 देशों पे भारी पड़ते हैं। ये इसका इंटरनल फॉल्ट, एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है और इसकी मांग भी हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय इस ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अब ऐसी स्थिति में चीन एक परमानेंट मेंबर है, तो अगर ऐसा कोई प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में आता है जिसका सीधा संबंध भले चीन से ना हो लेकिन उससे वो प्रभावित होता हो, इन्फ्लुएंस्ड होता हो, तो स्वाभाविक है कि वो उसके खिलाफ होगा। अगर भारत से संबंधित अगर कोई प्रस्ताव आता है, वैसी स्थिति में उसका एटीट्यूड भारत विरोधी होगा,
क्योंकि उसे वीटो करने का अधिकार है। ये वीटो का जो राइट है, वीटो राइट या तो सभी देशों को मिलना चाहिए या तो इस वीटो की व्यवस्था को ही हटाने की जरूरत है। अब इसके नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं, सुरक्षा परिषद का। इसका नेक्स्ट फीचर है इसके अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए होता है। इसके अस्थायी सदस्यों की सदस्यता 2 वर्ष के लिए होती है। यह सदस्यता भी महासभा की सिफारिश यानी महासभा की सहमति पर दिया जाता है। और इसके साथ साथ सभी सदस्य देशों को एक एक माह के लिए, सभी सदस्य देशों को एक एक महीने के लिए, सभी सदस्य देशों को एक एक महीने के लिए सदस्यता का अवसर मिलता है या मौका मिलता है। सदस्यता का मौका मिलता है। सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के परीक्षण के लिए व्यापक शक्ति यानी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पावर दिया गया है सिक्योरिटी काउंसिल को। सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए जितनी भी प्रार्थनाएं आती हैं, जितने भी रिक्वेस्ट आते हैं, यानी यूएनओ की सदस्यता के लिए संघ की सदस्यता के लिए जितने भी प्रार्थनाएं यानी प्रस्ताव आता है, के लिए जितने भी प्रस्ताव आते हैं, जितने भी प्रस्ताव आते हैं, उसकी स्वीकृति सुरक्षा परिषद की जरूरी है। सुरक्षा परिषद की जरूरी है। तो इस प्रकार ये सबसे शक्तिशाली संस्था है। सुरक्षा परिषद में सामान्य विषयों पर
यानी अगर साधारण कोई प्रस्ताव आया हो, सामान्य विषयों पर भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। यानी कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए सुरक्षा परिषद में सामान्य प्रस्तावों के लिए कम से कम एटलीस्ट कम से कम 9 सदस्यों की अनुमति आवश्यक है। अनुमति आवश्यक है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रस्ताव पर, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित प्रस्ताव पर सभी अस्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। सभी अस्थायी सदस्यों की स्वीकृति अस्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। यानी इनकी स्वीकृति के बिना सुरक्षा और शांति से संबंधित कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। अगर इसमें से 5 अस्थायी सदस्यों में से एक सदस्य की भी अगर स्वीकृति या एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तो यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। और इसी संदर्भ में इन सदस्य देशों को, यानी अस्थायी जो सदस्य हैं, उनको वीटो का पावर, जिसको निषेधाधिकार मिला हुआ है। तो इस प्रकार ये, अगर ऐसा कभी प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी सभा, यूएनओ की सबसे बड़ी सभा तो महासभा है, लेकिन सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद है। अगर सदस्य पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेंबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मात्र 15 सदस्य हैं, लेकिन सारी शक्तियां इन्हीं में आकर केंद्रित हो जाती हैं, सारी शक्तियां इन्हीं में आकर सेंट्रलाइज हो जाती हैं। अब इसके बाद सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट, ये तीसरा अंग सचिवालय, यानी जितने भी ऑपरेशनल वर्क होते हैं वो सब इसी के द्वारा किए जाते हैं। तो महासचिव सचिवालय का प्रमुख होता है।
सचिवालय का प्रमुख होता है। यानी जनरल सेक्रेटरी जो कि अभी एंटोनियो गुटरेस हैं, अगर विश्व में कहीं यूएनओ को रिप्रेजेंट भी करना होता है कि आखिरकार यूएनओ का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, यूएनओ को रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो यूएनओ को रिप्रेजेंट करने की यूएनओ को रिप्रेजेंट महासचिव द्वारा ही किया जाता है। यानी यूएनओ के हेड के रूप में इनकी पहचान की जाती है। यूएनओ का कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है। यूएनओ का हेड कौन है, उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो वो है जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव। ये एक तरह से ऑपरेशनल हेड है महासचिव। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, प्रशासनिक अधिकारी होता है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ये पोस्ट है। और इसकी नियुक्ति भी यानी जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, इसका निर्धारण भी महासभा के द्वारा ही की जाती है। यानी इनकी नियुक्ति, महासचिव की नियुक्ति महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। यानी सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी भी, यह सुरक्षा परिषद की रिकमेंडेशन पर, सुरक्षा परिषद के रिकमेंडेशन पर ही इनकी नियुक्ति की जाती है। और इनका कार्यकाल, यानी जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, इनका कार्यकाल जो टेन्योर होता है वो 5 वर्ष का होता है। एक बार इन्हें चुने जाने के बाद फिर से भी इनको नियुक्त किया जा सकता है। और इनका मुख्य कार्य है विभिन्न सूचनाओं को एकत्र करना, यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, और उन्हें व्यवस्थित करना, उन्हें अरेंज करना। जितनी भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनका संकलन करना, एकत्र करना और उसको व्यवस्थित करना, यानी अरेंज करना। ये सचिवालय की जिम्मेदारी, आमतौर पे सचिवालय की जिम्मेदारी यही होती है, चाहे वो राज्य सरकार का सचिवालय हो या केंद्र सरकार का सचिवालय हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशंस का सचिवालय हो। सचिवालय का मुख्य कार्य यही होता है। ठीक है, आज का क्लास मैं यही कंक्लूड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में और इससे यानी 3 और ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगा। ओके।